हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग NCERT सार संग्रह का ये केमिस्ट्री का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए है कि परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी परमाणु के कक्षा को किस सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। तो ये अफबाऊ लॉ से, अफबाऊ प्रिंसिपल के द्वारा भरा जाता है। वे तत्व जिनके परमाणु संख्या यानी जेड तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो किंतु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? तो वे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक। इसी प्रकार से होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? यानी तत्व जो है वो परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? तो अभिविन्यास से होता है। परमाणु नाभिक में क्या क्या रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, याद रखिएगा। ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की समान संख्या परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, वो समस्थानिक कहलाएगा। यानी जिसमें प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। आगे देखिए, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के बारे में बोल रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात बता दीजिए। तो इसका अनुपात होता है 1837 यानी 1837:1 है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा नियम में दिया गया है? तो पाउली नाम के वैज्ञानिक या पाउली के नियम में दिया गया है। एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है तो हाइड्रोजन है। जैसे इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और तीनों का नाम अलग अलग है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे देखिए, कुछ अपरमाणविक कण हैं और उसके मतलब बारे में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कहेगा तो ये -1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। इसका सापेक्ष आवेश पूछेगा तो -1। इसका द्रव्यमान तो 9.1 गुना 10⁻31 kg। इसका द्रव्यमान होता है 0 और इसके खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन है। प्रोटॉन का अगर आपसे परम आवेश कूलॉम पूछे तो वह प्लस में, इसमें प्रोटॉन प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। इसका अगर सापेक्ष प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश पूछे तो +1। प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे तो 1.672 गुना 10⁻27 kg और प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे लगभग म्यू में तो 1 म्यू और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का आवेश, तो न्यूट्रॉन का आवेश 0, सापेक्ष आवेश भी 0। इसका द्रव्यमान 1.674 गुना 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान लगभग 1 होता है और इसके खोजकर्ता चैडविक हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए कि किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सबसे ज़्यादा होता है। तो पोलोनियम एक तत्व है जिसके समस्थानिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 33 समस्थानिक है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई कौन है? तो अणु होता है। यौगिक का सबसे छोटा इकाई अणु और तत्व का सबसे छोटा इकाई परमाणु, याद रखिएगा। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु संख्या से, यानी परमाणु एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल है, उसको मतलब आधुनिक भौतिकी का आधारशिला मानते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होता है? तो नाभिक के भीतर में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? तो मोसले के द्वारा दिया गया था। वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन जो बॉन्ड है वो किस में होता है? तो SO2 में वैद्युत संयोजन बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजन बंध भी है। आगे देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक पूछे तो लोवोजियर को मानते हैं। पूरा नाम एंटवाइन लोवोजियर है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु नाम दिया था डाल्टन ने। एक ही तत्व के परमाणुओं के अलग अलग रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहते हैं। यानी तत्व एक ही है लेकिन उसका रासायनिक विन्यास जो है वो अलग अलग है, तो उसी प्रवृत्ति को अपरूपता कहते हैं। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो बंध कोण सबसे ज़्यादा CO2 में होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता
आयनिक लक्षण बताइए। तो जैसे सबसे ज़्यादा देखिए होता है HF का, फिर HCl का, फिर HBr, फिर HI, यानी हाइड्रोजन आयोडीन है, ई ब्रोमीन है, ई क्लोरीन है, ई HF है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया HF। परमाणु तत्व 29 जो है वो किस ब्लॉक में आएगा? तो ये D ब्लॉक में आएगा। उत्कृष्ट गैस की संयोजकता क्या होता है? तो शून्य होता है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रिनो अस्थायी कण है। आगे देखते हैं, यहाँ एक देख लीजिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु भार के आधार पर सजाए थे मेंडलीव ने। आगे यहाँ देखिए, यहाँ कोष दिया हुआ है, जैसे के कक्षा या के सेल में एल सेल होता है, एम सेल होता है, एन ओ पी इस तरीके से होता है। तो के कोष में उपकोष कितना होगा? केवल एक। इसके कक्षक में देखिए कौन होगा? तो एक होगा। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इसमें कितना होगा? 2 होगा। एल कोष में 2 उपकोष होते हैं, जैसे एस हो गया और पी हो गया। इसमें देखिए एस में कितना था? तो एस में 1 होता है और पी में होता है 3, यानी टोटल हो गया 4 कक्षक। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना है? तो 8 हो। आगे देखिए उसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ देखिए केवल एस था, यहाँ एस पी हो गया, यहाँ एस पी डी हो गया, यहाँ एस पी डी एफ हो गया, यहाँ जी हो गया, जी एच हो गया, फिर आई हो गया, इस तरीके से। और यहाँ 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए एम कोष में 1, 3, 5, यानी विषम संख्या को जोड़ते जा रहा है, 8, 18 को। आपको ध्यान देने वाला बात खाली ये है कि 2, 8, 18, एम कोष में 18 हो गया इलेक्ट्रॉन, एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन, ओ कोष में 50 इलेक्ट्रॉन, पी में 72, क्यू में इस तरीके से। आप इसको देख भी सकते हैं और इसको जोड़ करके खुद भी बना सकते हैं। सबसे मजबूत बंध कहेगा कौन सा है? तो एकल बंध होता है। बोर का जो परमाणु मॉडल है किस नियम के उल्टा है? तो प्लांक सिद्धांत का उल्टा है, यानी विपरीत है उसके। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है। संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोसेल और लेविस ने किया था 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता को प्रदर्शित कर सकता है? तो सहसंयोजी यौगिक कर सकता है और उप सहसंयोजी कर सकता है। वे परमाणु संख्याएं जिसका द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, यानी द्रव्यमान संख्या समान है तो इसमें हो जाएगा समभारिक, उसको बोलेंगे। अगर परमाणु संख्या समान रहता तो उसको समस्थानिक बोल रहे थे, समस्थानिक। ठीक है, आगे देखिए सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। सहसंयोजी यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वांडर वॉल फोर्स से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जो अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है, जो कार्बन का एक अपरूप है, ये मतलब विद्युत का सुचालक है। आगे देखिए यहाँ पे, हाँ, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा? धात्विक ठोस में तो धात्विक बंध पाया जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो ये नॉन पोलर बॉन्ड, यानी अध्रुवीय बंध बनाएंगे ये सब। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो ये एडविन श्रोडिंगर ने दिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फोन आ गया था। देखते हैं परमाणु की जो संरचना है उसका आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एडविन श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। आगे देखिए यहाँ से, किसी कोष की क्रम संख्या क्या बतला रहा होता है? तो उस कोष में उपकोषों की संख्या बतलाता है। किसी कोष का जो क्रम संख्या है वो उस कोष में कितने उपकोष हैं उसको दर्शाता है। एवोगाड्रो संख्या किससे ज्ञात करते हैं? तो जोसेफ लास्मिट ने ज्ञात किया था सबसे पहले। एवोगाड्रो संख्या का मान जो दिया हुआ होता है ना, वो मतलब यही बताए थे। सोडियम क्लोराइड कौन सा बॉन्ड होता है? तो वैद्युत संयोजी बंधन होता है, यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है सोडियम NaCl में, याद रखिएगा। NaCl में बोल रहा था, तो NaCl में इलेक्ट्रिकल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः है तो उस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं।
आगे देखिए यहाँ संयोजी कोष या संयोजक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष कहलाएगा, उसका बाहरी कोष क्या कहलाएगा, संयोजी कोष, और उस कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी वाला कोष में। आगे देखिए पदार्थ के नवीनतम खोज किसने किया था, तो बोस आइंस्टाइन, मतलब नवीनतम अवस्था कौन सा है, तो बोस आइंस्टाइन संघनन, और इसका खोज भी इन्हीं दोनों लोग ने किया था, इसीलिए अपने नाम पे रख दिए। पांचवा, सबसे ये पांचवा अवस्था है, याद रखिएगा पदार्थ का। आगे देखते हैं लोहे के जंग में किस कारण से लगता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण लगता है, यानी ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किस बंधन की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आयनिक बॉन्ड का जो बंध ऊर्जा है अधिकतम होगा। फिर 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो ये देख लीजिए 20 न्यूट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन का मतलब दोनों का अंतर होता है 20 है, और इलेक्ट्रॉन यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन। नीचे प्रोटॉन भी कहेगा इसमें कितना है, तो प्रोटॉन भी 18 ही है, तो ये हो जाएगा आर्गन वाला। आगे देखिए परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन सा है, तो यूरेनियम 235 है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का नाम क्या है, तो प्रोजीट्रॉन है, इसका खोज एंडरसन ने किया था। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु के द्रव्यमान और आवेश रहता है, याद रखिएगा। किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बॉन्ड किस में पाया जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड में, यानी NH4Cl में और अमोनियम ब्रोमाइड में, इन दोनों में तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, अमोनियम ब्रोमाइड और अमोनियम क्लोराइड। आगे देखिए कोष, उपकोष एवं कक्षक, इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उसको कोष कहेंगे या कक्षा कहेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उसको कोष या कक्षा कहेंगे। अब प्रत्येक कोष अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है, जिसको SPDF अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ऐसा त्रिमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है वो कक्षक कहलाता है। यहाँ देख लीजिए कि कह रहा है किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है 2n² से ज़्यादा प्रदर्शित नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक अब हम लोग देखेंगे, तो पहला देख लीजिए अम्ल एवं क्षारक। नींबू खट्टा होने का क्या कारण है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इसका सूत्र ये है, इसी कारण से नींबू खट्टा होता है। वह जलीय विलयन जो लाल को नीला करेगा, तो लाल को नीला कर देगा ये सोडियम कार्बोनेट, लाल लिटमस को नीला कर देता है Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान महसूस होने के कारण मांसपेशियां में क्या मतलब जम जाता है या फिर जमा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड जम जाता है। हम लोग ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हैं तो थकान आ जाता है, वो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग, ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में कौन अम्ल का प्रयोग, टार्ट्रिक अम्ल का। बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर बनाने के लिए फिर टार्ट्रिक अम्ल डाल देते हैं। पेय सोडा ये कैसा होता है, हम लोग जो सोडा पीते हैं तो वो अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अम्लों का राजा यही है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल है, मैलिक अम्ल है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही तेजाब के रूप में। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, इसका सूत्र कहेगा ब्लीचिंग पाउडर का तो CaOCl2। इसका ये जल में पूर्णतः घुल जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये तो यहाँ है, यहाँ से पहले देख लेते हैं। नीला थोथा क्या है, तो नीला थोथा कहते हैं कॉपर सल्फेट को, और 5 को पानी होता है, यानी CuSO4 और 5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा क्षारक प्रयोग करेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग करेंगे। खाने का नमक किससे बनता है, तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार दोनों से बनता है, दोनों का बना होता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है। HCl देखिए HCl में O कहाँ आ रहा है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम जो है वो अम्लीय है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा
रसायन काम करता है तो ये कैल्शियम सल्फेट, याद रखिएगा। ये रसायन है जो अगर क्षारीय भूमि है तो उसको सुधारने में ये वाला डाला जाता है, सुधारने के लिए। दही से दूध बनाने में कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल। स्वचालित वाहनों का प्रयोग करने वाली बैटरी, जो ऑटोमेटेड वाहन होता है उसमें बैटरी में कौन अम्ल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, H2SO4। मिट्टी में सबसे ज़्यादा अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट है। मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व यही है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। आगे देख लीजिए अब ये चलिए, सिट्रिक एसिड, तो ये नींबू में मिल जाएगा सिट्रिक एसिड, संतरा में, टमाटर में। हाँ, इसका उपयोग सिट्रिक का कहाँ होगा, तो धातु सफाई करने में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में, इन सब में। एसिटिक एसिड किस में मिलेगा, तो सिरका में मिलेगा। एसिटिक एसिड का प्रयोग क्या है, तो खाद्य के पदार्थ के परिरक्षण करते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो ये मधुमक्खी में और चींटी के डंक में, कोई भी डंक मारता है तो फॉर्मिक एसिड। कार्बनिक संश्लेषण या रंगाई, आगे देख लीजिए, इसमें है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, खट्टा दूध में, दही में। और लैक्टिक एसिड ये मतलब खाद्य परिरक्षण और स्वाद कारक के रूप में मिल जाएगा। फिर देखते हैं एस्कार्बिक एसिड। तो एस्कार्बिक एसिड आंवला में, पपीता में और ब्रोकली में। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी में आपको मतलब एस्कार्बिक एसिड। फिर टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड जो है कच्चा आम खाएंगे तो टार्ट्रिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, इमली में, केला में, अनानास में। और टार्ट्रिक एसिड से हम लोग खाद्य पदार्थ के प्रतिऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर खाइए या पालक खाइए तब मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड का काम है कि कपड़ा के रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फिर फोटोग्राफी में, जंग लगने से हटाने में, इन सब में प्रयोग करेंगे। नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड आपको मिलेगा फिटकिरी और सोरा में। और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है एक्वारेजिया में और विस्फोटक के निर्माण में। फिर उसके बाद रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में। अब बोरिक एसिड देखिए, बोरिक एसिड आपको बोरेक्स में, ओरासाइट और शराब में मिलेगा। और इसका प्रयोग होता है गेहूं संरक्षण करने में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक और लुब्रिकेंट के रूप में। फिर देखिए लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को स्वीकार करने का प्रवृत्ति होता है अम्ल में। ये किसने कहा है, तो लुईस ने कहा है, इसी का सिद्धांत है। आगे देखते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फिल्मों में आप देखते होंगे कि बारिश करवा देता है, तो वो करवा देता है, होता नहीं भी है फिर भी करवा देता है, सिल्वर आयोडाइड से होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है वो अम्लीय क्यों होता है, जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दूर करते हैं। आगे देख लेते हैं, चींटी के डंक काटने पर जलन क्यों होता है, जलन क्यों महसूस होता है, तो चींटी जो क्या करता है ना कि हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है, इसी के कारण हम लोग मतलब जलन महसूस होता है। चाहे चींटी हो या बिच्छू डंक मारता है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है वो। अग्निशामक के रूप में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मुंह में जो लार है उसका पीएच मान तो 7.5 होता है, मतलब मुख का लार 7.5 गलत दे रहा है यार, 6.5 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि लार अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं, यहाँ क्षारीय कर दे रहा है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में और क्षार लाले लिटमस पेपर को नीले रंग में, यानी अम्ल नीला से लाल करेगा और क्षार जो है लाल से नीला करेगा। घर में सिरका कैसे बनता है, तो स्टार्च के किण्वन से, यानी स्टार्च का फर्मेंटेशन होता है उसी से बन जाता है। कोका कोला किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है, तो फास्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान 7। आचार जो हम लोग खाते हैं उसके परिरक्षण हेतु कौन सा अम्ल उसमें मिलाते हैं, तो एसिटिक एसिड यानी सिरका मिला देते हैं। आगे देखिए, अम्ल और क्षार के पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग करेंगे, तो अम्ल या क्षार को पहचानना है तो लिटमस पेपर से भी, फिनोथेल्फिन्स भी और मेथिल ऑरेंज से भी। क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीला रंग में और मेथिल ऑरेंज पीले रंग में और फिनोथेल्फिन ये गुलाबी रंग में। यानी क्षार का काम है कि लाल को नीला करेगा, लेकिन मेथिल ऑरेंज उसी क्षार को पीला कर देगा और फिनोथेल्फिन उसी क्षार को गुलाबी रंग कर देता है, याद रखिएगा।
यहाँ लिटमस पेपर वाला ज़्यादा पूछता है, इसीलिए लोग इसको याद कर लेता है कि क्षार है तो लाल को नीला कर देगा। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए, वायु में किसकी उपस्थिति या किसके अधिक सांद्रण होने के कारण अम्ल वर्षा हो जाता है। बारिश होता है ना, तो कभी कभी अम्लीय वर्षा होता है, यानी पानी जो होता है वो अम्लीय होता है। क्यों? क्या है कि वायु में SO2 और NO2 है, उसी वही मिल जाता है जल में, तो अम्लीय वर्षा उसी को बोलते हैं। यानी SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण मतलब अम्लीय वर्षा होता है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाएगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसको जानते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। आगे देख लीजिए, किसका पीएच मान जो है, पीएच मान को किसने मापा था, किस वैज्ञानिक ने, तो सोरेनसन ने। गंध सूचक के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं, तो प्याज का या वनीला का प्रयोग करते हैं। अब वहाँ से देखते हैं, लवण और उपयोग देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl साधारण नमक जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो भोजन निर्माण में, आचार के परिरक्षण में, अत्यधिक ठंडा देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, तो ये साबुन में, कागज़ में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में, उद्योग में, ये सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं या कास्टिक सोडा का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे यार देखिए कहाँ थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ यहाँ थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, तो इसका सूत्र हो जाता है CaOH2, चूने का पानी इसी को बोलते हैं। इसको चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मिट्टी, जल एवं गंदे नाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा इसी को कहते हैं, NO2CO3 हो गया इसका सूत्र। कांच में, कागज़ में, साबुन, ईंट निर्माण में और वेट एजेंट में, इस सब में प्रयोग करते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसमें NaHCO3 होता है सूत्र। अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। अब विरंजक चूर्ण देखिए, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOClCl कह सकते हैं या CaOCl2 भी हो सकता है, इस तरीके से। आगे देखिए, इसका स्विमिंग पूल में प्रयोग करेंगे, सफाई में, पेयजल में, कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी। स्विमिंग पूल, सफाई में, अब जैसे स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है कि ताकि उसका पानी जो है हर कोई जाके नहा रहा है तो गंदा नहीं हो, फिर भी शुद्ध होता रहे। कुआं में भी प्रयोग कर देते हैं। आगे देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 और H2O, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा तो ये बताइएगा, अगर इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो ये बताइएगा। हाँ, अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डी को जोड़ने में, घर निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना के निर्माण में, ये सब में। आगे देखिए, स्वर्णकार यानी जो सोनार होता है, वो आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारेजिया किन रसायन का मिश्रण होता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नाइट्रिक यानी HNO3 का और प्लस HCl, इसमें अगर अनुपात पूछेगा तो ये 3 के अनुपात में और ये 1 रहता है, यानी यही एक्वारेजिया बना देता है जो सोना को गलाता है। फिर आगे देखिए, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से मिल जाएगा लिटमस। जल में, शुद्ध जल में जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन है उसके सांद्रण का मान कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाएगा, गैस युक्त जलीय घोल लाल को नीला हो जाता है। यह गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं बना देता है। ये गैस है कौन, तो ये गैस अमोनिया गैस है। इसमें 3 क्वेश्चन था। पहला कि जो गैस जल में तेज़ी से घुल जाए तो वो अमोनिया गैस है। दूसरा कि जो लाल को नीला करे, अमोनिया गैस है। तीसरा कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र बनाए, तो ये अमोनिया है। NH3 सूत्र है। अब देख लीजिए कुछ पदार्थ के पीएच मान, जैसे समुद्री जल में 8.4 होता है पीएच मान, खून का पीएच मान हम लोगों का 7.4, लार का 6.5, देखिए ऊपर में दिया था ना, गलत में, यहाँ सही दिया है। दूध का 6.4, मूत्र का 6 हो गया, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। अब यहाँ देख लीजिए, कपड़ा में अगर जंग के दाग को हटाना चाहते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कर दीजिए, वो छूट जाएगा दाग भी, कितना भी पुराना हो। आगे देखते हैं धातुएं। तो धातुएं में देखिए कि पहला है, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है,
तो चांदी का सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होगा। मोती की संरचना कैसा है? मोती का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, संरचना बता दीजिए। तो CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्का और सबसे भारी गैस, तो सबसे हल्का है लिथियम और सबसे भारी है ओस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो यूरेनियम है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। मोती के अवयव कौन कौन से होते हैं? तो एर्गोनाइट और कांचियोलिन, इन सब से मतलब बनता है मोती। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु, तो सोडियम को काट सकते हैं और पोटेशियम को भी। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क जो है किससे बनेगा? मैग्नीशियम सिलिकेट से बनेगा। भविष्य का धातु किसको कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। भविष्य का धातु टाइटेनियम हो गया। अब आगे देखिए, अभ्रक। अभ्रक कच्चा माल के निर्माण में किस फैक्ट्री में? तो विद्युत का जो उद्योग होता है ना, उसमें अभ्रक का इस्तेमाल होता है। आतिशबाजी में बेरियम रंग अगर रहेगा, उस मतलब कोई बम छोड़ रहे हैं और उसमें अगर बेरियम की मात्रा है तो हरा रंग उत्पन्न होगा, और स्ट्रांसियम की मात्रा है तो गहरा लाल रंग उत्पन्न होगा। सिनेबार किसका अयस्क है? तो Pb यानी लेड का अयस्क है। आगे देखिए, औजार निर्माण में सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ? तांबा का। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु कर्म यानी मेटालर्जी बोलेंगे। अयस्क से धातु का निष्कर्षण अगर करेंगे ना तब। साधारण तापमापी यंत्र जो होता है उसमें पारा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पारे के उष्मीय प्रसार गुणांक जो है वो ज़्यादा होता है। सोडियम का अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसको किस में रखते हैं? केरोसिन तेल में। याद रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, लड़ाकू है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। ऐसे रखेंगे तो आग लग पकड़ लेगा। आगे देखिए, भर्जन। तो भर्जन में किन किन अयस्कों का किया जाता है? भर्जन किसका? रोस्टिंग किन किन तत्वों का होता है? तो सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क का होता है। आगे यहाँ देखिए, शुद्ध सोना बता दीजिए कितना कैरेट के रहता है? तो 24 कैरेट के। लेकिन गहना उहना बनता है ना तो उसमें 22 कैरेट रहता है। काहे कि शुद्ध सोना टूट जाएगा ना, उतना ज़्यादा आप गला के हार बना रहे हैं तो कभी कुछ बना रहे हैं, तो 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम के जल में डालने के लिए कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी में किस रूप में? तो शीतलक के रूप में होता है। बारूद के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु जो है अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के धातु का जो ऑक्साइड है ना, उसी की सुरक्षा कर देता है। इस्पात में जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण जो है वो उसको बढ़ाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं उसमें। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा? ये सोच लीजिए, अगर आपके शरीर में तांबा की मात्रा ज़्यादा होगा तो विल्सन रोग हो जाएगा। आगे देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग? तो सेलेनियम का उपयोग करते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। गंधक देखिए स्वतंत्र अवस्था में है। सबसे ज़्यादा हीन चालक? तो सीसा, मतलब बैड कंडक्टर है। भविष्य का ईंधन? हाइड्रोजन। और वहाँ क्या था यार? टाइटेनियम दे दिया था। भविष्य का धातु, ओ हाँ याद रखिएगा, भविष्य का धातु है यहाँ, और भविष्य का ईंधन कहेगा। भविष्य का धातु टाइटेनियम और भविष्य का ईंधन, ईंधन कहेगा तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यानी फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन। अब देखिए, चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा ज़्यादा कठोर है, यानी हीरा बहुत सबसे कठोर हीरा है। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? तो प्याज में सल्फर यौगिक का रहता है, इसीलिए कड़वाहट लगता है, और गंध भी उसी के कारण से। यूरेनियम का मेन अयस्क, मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है। शल्य क्रिया जो होता है उसमें पट्टी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम सल्फेट। वो जो चीर फाड़ करता है फिर पट्टी जो बांधता है ना, तो पट्टी बांध देता है कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम। हरा कशिश फेरस सल्फेट, इसमें 7 गो पानी है, याद रखिएगा, इस तरीके से समझ लीजिए। FeSO4 और 7H2O है। खाली एगो में 5 गो पानी रहता है, किसमें? तो इसमें कॉपर सल्फेट में, CuSO4 और 5H2O। बाकी ये तीनों में 7 जल होता है। हाँ, हरा कहे तो फेरस यानी FeSO4, नीला कहे तो कॉपर, श्वेत कहे तो जिंक यानी ZnSO4, और लाल कशिश कहे तो कोबाल्ट CuSO4। और खाली 5H2O होता है कॉपर सल्फेट में, बाकी सब में 7H2O। यहाँ देख लीजिए, माणिक्य और नीलम अगर कहेगा कि किसके रूप में पहचान करते हैं इसका, माणिक्य नीलम का, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, ये सब ये भी दे सकता है।
महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क देखते हैं। सोडियम के कौन कौन अयस्क होता है इसे देख लीजिए। साधारण नमक सोडियम का अयस्क है। चिल्ली साल्ट पीटर सोडियम का अयस्क है। सूत्र आप देखते रहिएगा। साधारण नमक के NaCl, साल्ट पीटर के NO3, बोरेक्स का Na2B4O7 10H2O, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O, ये सब सोडियम का अयस्क हो गया। एल्युमिनियम के अयस्क देखिए, बॉक्साइट हो गया Al2O3 2H2O, केओलिन हो गया 3Al2O3 6SiO2 और 2H2O, फेल्सपार भी एल्युमिनियम का अयस्क है। कोंडरम एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ये ऑप्शन दे देगा, इतना सूत्र नहीं पूछता है। पोटेशियम, तो पोटेशियम का अयस्क देखिए, पोटेशियम नाइटर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको नाइटर बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। कार्नेलाइट हो गया, फिर पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये सब पोटेशियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क देखिए, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, एस्बेस्टस, ये सब हो गया, ये कैल्शियम का अयस्क है। मैग्नीशियम का देखिए, तो मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम लवण, ये सब हो गया जो मैग्नीशियम का अयस्क है। तांबा का, तो तांबा का हो गया चाल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, मैलेकाइट, एजूराइट, ये सब तांबा का अयस्क है। जस्ता का, तो जस्ता का जिंकाइट हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, कैलामाइन हो गया, विलेमाइट हो गया, ये सब जस्ता का अयस्क है। सीसा का, तो गैलेना और सीसूराइट, ये सब सीसा का अयस्क है। टीन का केसिटेराइट। कैडमियम का अयस्क का नाम क्या है, तो ग्रीनोसाइट यानी CDS। निकेल का अयस्क का नाम मिलेराइट, निकेल से मिले के लिए ऐसे याद कुछ कर लीजिए। मैग्नीज का पायरोल्यूसाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नीज का अयस्क है। लोहा का देखिए, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट नाम में कॉपर है लेकिन है ये आयरन का अयस्क, याद रखिएगा कॉपर पायराइट में। सूत्र देख लीजिए, इसका 1-2 में पूछ देता है। हेमाटाइट का Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3, आयरन पायराइट तो FeS2 होता है, इसी को झूठा सोना कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मरकरी का अयस्क सिनेबार। सिल्वर यानी चांदी का अयस्क रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का अयस्क बता दीजिए, सोना का अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट भी सोना का अयस्क है और कैल्वेराइट भी। यूरेनियम का, तो कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। थोरियम का, तो मोनाजाइट। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसमें लिथियम का प्रयोग करते हैं। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को CaO, क्विक लाइम इसी को बोलते हैं। परमाणु घड़ी जो होता है उसमें टाइम कीपर के रूप में किस धातु का, तो सीजियम का प्रयोग करते हैं। मतदाता का जो उंगली होता है उसमें जो स्याही लगाता है तो उसके निर्माण में कौन सा रासायनिक, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट हो गया, Na2SiO3, क्वार्टज यानी सोडियम सिलिकेट। अब यहाँ देख लीजिए, आगे ऊपर में हम बोले थे कि आयरन पायराइट FeS2 जो है वो झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहलाया जाता है। जो होता है ना कि मतलब पहनले रहता है लेकिन वो सोना नहीं रहता है, तो वो हो गया आयरन पायराइट्स रहता है। अब यहाँ देख लीजिए ये वाला पर्ल एस के नाम से, तो इसको पोटेशियम कार्बोनेट को जानते हैं K2CO3, इसी को पर्ल एस बोलते हैं। जिंक सल्फेट, इसको कवकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं भूप्रॉपर्टी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ है भूप्रॉपर्टी में, तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, तब कैल्शियम है, तब सोडियम है। इस तरीके से 6 ठो भी याद कीजिएगा, बहुत है। सबसे ज़्यादा तब तो ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर सिलिकॉन है, इसके बाद एल्युमिनियम है, इस तरीके से। ऑक्सीजन तत्व तो नहीं, गैस है। आगे देखिए यहाँ अधातु, अधातु के बारे में देखते हैं। वायुयान के जो टायर होता है उसमें नाइट्रोजन या हीलियम भरा जाता है। एरोप्लेन देखे हैं ना, तो एरोप्लेन जो उतरता है तो उसके टायर में नाइट्रोजन या हीलियम रहता है कि ताकि वो ज़मीन से घर्षण कर करके फटे नहीं या फिर आग ना पकड़ ले, इसलिए ये सब गैस भरते हैं। गर्म गैस के जो गुब्बारा होता है उसमें भी हीलियम को हाइड्रोजन से ज़्यादा वरीयता देते हैं, क्या है कि हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस किसको कहेंगे, तो अश्रु गैस अमोनिया को कहते हैं। भारी जल का सूत्र D2O, भारी जल हाइड्रोजन के साथ मतलब स्थान पर कौन सा परमाणु, तो उसमें ड्यूटेरियम, भारी जल वाला में D2O जिसको बोलते हैं वो प्रयोग होता है D2।
भारी जल की खोज कौन किया? हेरोल्ड उरे ने, HC उरे भी कह सकते हैं। समुद्री जल का जो शुद्ध जल में परिवर्तन होता है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा? तो विपरीत यानी रिवर्स ओस्मोसिस द्वारा। समुद्री जल से आप शुद्ध जल कर रहे हैं तो विपरीत परासरण। फिटकीरी ये मतलब अस्कंदन प्रक्रिया से गंदा पानी को शुद्ध कर देता है, याद रखिएगा। भारी जल ये मंदक का उदाहरण है, मॉडरेटर का है। पानी ये आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसीलिए मतलब सुविलायक है, हर चीज़ में घुल जाता है पानी। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट उत्तरदायी होता है। पानी में अगर अस्थायी कठोरता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल और हाइड्रोजन का परसेंटेज तो 11.1%। जल में होता है H2O होता है ना, तो उसी के हिसाब से निकाला है तो 11.1% है। द्रव्यमान की दृष्टि से हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुविक दृष्टि से हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होता है। आगे देखिए, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार होगा? निर्लवणीकरण से। अब अशुद्ध जल है लेकिन उसको पीने वाला जल बना रहे हैं तो निर्लवणीकरण, उसमें जो लवण है उसको निकाल रहे हैं। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम है वायुमंडल में। फिर आगे देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? तो 78% है। अब यहाँ देख लेते हैं, हाँ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ तो अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र तो Pb3O4 है। सामान्य ताप पर आयोडीन जो है वो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। भारी मशीन का उपयोग ग्रेफाइट, भारी मशीन में उपयोग ग्रेफाइट जो है वो अस्नेहक के रूप में होता है। आगे देख लीजिए, सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में। भारी मशीन का उपयोग ग्रेफाइट जो है वो अस्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग अस्नेहक के रूप में भारी मशीन में। पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। आप लोग पेंसिल लिखते हैं ना तो उसमें जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन सबसे ज़्यादा? तो एंथ्रासाइट में। किस प्रकार में के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम? तो ये लिग्नाइट में सबसे मतलब कार्बन का अंश निम्नतम होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व तो ये फ्लोरीन हो गया। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह तो ये ब्रोमीन में किया जाता है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरा होता है? तो नियॉन और पारा वाष्प। ऑक्सीजन के खोज कौन किया था? तो प्रिस्टले किया था। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। वायु में मुख्य संघटक गैसें कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखिए, गोताखोर द्वारा जो समुद्र में सांस लेने के लिए, हाँ अब देखिए, कोई जो नाव पहन करके जो अंदर पानी में डुबकी मारता है वो अंदर पूरा तैरते रहता है तो वो कौन सा मतलब लगा के जाता है? उसमें ऑक्सीजन और हीलियम रहता है सांस लेने के लिए, वो जो नाक में उसका लगा रहता है वो। आगे देखिए यहाँ से, हाँ, हाइड्रोजन के समस्थानिक देख लीजिए तो प्रोटियम, इसका सूत्र देखिए ऐसे होता है H1 और नीचे भी 1 अथवा H इसको बोल सकते हैं। ये सामान्य हाइड्रोजन है। यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, प्रोटियम है। फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 1 है, प्रोटॉन 1 है और इन दोनों में 0 यानी न्यूट्रॉन 0 हो गया। उसी तरह ड्यूटेरियम देखिए तो ऊपर 2 है और नीचे 1 है, इसको D भी बोल सकते हैं ड्यूटेरियम को। भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रिया में सूचक के रूप में और भारी जल के निर्माण में प्रयोग होता है। इसमें तीनों 1-1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। ट्राइटियम, इसका H1 नीचे और ऊपर में 3 हो गया, इसको T से बोल सकते हैं। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में दे देता है कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो आपको लगाना है ट्राइटियम। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 है, क्योंकि घटाएंगे तो 2 आ रहा है। H है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 रहेगा, तो अंतर 2 का है, न्यूट्रॉन 2 हो गया। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हैलोजन तत्व में हल्का हैलोजन तत्व पूछ रहा है, हैलोजन में तो फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaCO ये गलत दे रहा है यार, Cl होना चाहिए यहाँ पे, देखिए COCl2 होना चाहिए, CaOCl2। इस तरीके से आगे देख लेते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य तो अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस? तो आर्गन गैस। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी आता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व सदैव द्रव अवस्था में रहेगा? तो ये ब्रोमीन है। एकमात्र अधातु है, यहाँ अधातु लिखना चाहिए था। आगे देखिए, हैलोजन समूह का सबसे भारी तत्व कौन सा है जो धात्विक चमक? तो ये आयोडीन हो गया। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस के परमाणु के बाहरी कोष भरे होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं? तो ये भरे होते हैं, याद रखिएगा। अक्रिय गैस जो भी है ना, उसका बाहरी कोष पूर्ण होता है, पूरा भरा हुआ होता है। आगे देख लीजिए इधर, यहाँ से निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस यानी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो फ्रांसियम, याद रखिएगा, फ्रांसियम गैस प्रयोग होता है। फिर देखिए, स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? तो जीनॉन को कहते हैं। पटाखा निर्माण में सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। पटाखा बनाने में फोटोकॉपी का मशीन में इसमें सेलेनियम तत्व का प्रयोग करते हैं। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन देता है? ओजोन। ओजोन गैस अगर आप सूंघिएगा ना तो मतलब सड़ल मछली की तरह दिखा, मतलब गमकेगा। आगे देख लीजिए, आगे देखिए, कशीस के तेल को किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से। विद्युत अपघट्य के जो विलयन है उसमें कार की बैटरी में क्या रहता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन अम्ल में सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है? तो आयोडाइड वाला है, HI वाला है। आगे देखिए, फ्लासिंग गैस के में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो फ्लासिंग गैस यानी हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रशीतक का नाम क्या है? अमोनिया है। डॉक्टर जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग करता है हास्य गैस, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड करता है, N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर यानी मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप अल्फा सल्फर हो गया। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में? तो आयोडीन का। उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये रेडॉन वायुमंडल में नहीं है, एकमात्र उत्कृष्ट गैस, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन व उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए गुब्बारा में कौन गैस? हीलियम गैस। हाइड्रोजन के समस्थानिक में रेडियो सक्रिय समस्थानिक, तो ट्राइटियम, ये पीछे पढ़ चुके हैं भी। वनस्पति तेल और वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग। माचिस में किस रसायन का प्रयोग? तो लाल फास्फोरस का। कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसमें द्रवित नाइट्रोजन में रखते हैं उसको। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय होता है? तो निकेल मिला देंगे ना तो मतलब स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाएगा, अचुंबकीय हो जाएगा। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों से रूपों में हो सकता है, यौगिक में भी और विलयन के रूप में भी। वायुयान का ढांचा बनाने में डुरेमुलिन मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। गैसोहॉल, ये एथिल अल्कोहल और पेट्रोल से मिल करके बना होता है, गैसोहॉल। टांका किसका किसका मिश्रण है? तो सीसा टीन का। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जस्ते का। पीतल किन मिश्र धातु से बना होता है? तो तांबा जस्ता से। तांबा और टीन किसके मिश्रण से बनता है? तो ये कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है।
स्टील के कठोरता प्रदान कैसे होता है, तो कार्बन, यानी स्टील को आप और ज़्यादा कठोर बनाना चाहते हैं तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिलाइए। मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संरक्षण संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातु की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है, याद रखिएगा। मिश्र धातुएं जो होता है वो जंग रहित लोहा, यानी जिसमें जंग नहीं लगे, ऐसा मतलब बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिला देते हैं, याद रखिएगा। लोहा में मतलब चाहते हैं कि जंग नहीं लगे तो उसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाइए तो थोड़ा जंग कम लगेगा, जंग रहित रहेगा। फिर उसके बाद रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का किसका मिश्रण है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का, HGS का। हवाई जहाज जो है और रेल के डिब्बा, इस सब को पुर्जा बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम धातु का। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे, तो सेडिमेंटेशन यानी अवसादन विधि द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु, तो बोरॉन का प्रयोग करते हैं। फिर कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों एक ही नियन दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं, एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड जो है वो किसका उपधातु है, तो आर्सेनिक का है, नमों में लग रहा है। फिर कौन सा उपधातु पेयजल में घुल करके मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है, तो आर्सेनिक। आगे देखिए, पुनर्लेखन योग्य यानी रीराइटेबल CD या DVD के लिए कौन सा उपधातु प्रयोग होता है, टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहा में क्रोमियम मिलाइए, मैग्नीज मिलाइए और कार्बन, इस सब का प्रयोग करते हैं। कैमरा और सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस, मतलब किस उपधातु का प्रयोग करेंगे, कैमरा या सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, तो जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप के निर्माण में सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किस धातु का मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये तीनों को मिलाते हैं ना, एल्युमिनियम को, मैग्नीशियम को और आयरन को, तो मैग्नीशियम बनता है। ऐसे भी पूछ सकता है। स्टील, पीतल, कांसा, तांबा, इस सब में कौन मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा मिश्र धातु है, वो तो तत्व है, बाकी ये तीनों मिश्र धातु है। आगे देखते हैं, अम्लगम क्या होता है, तो पारा के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सबसे ज़्यादा मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच का निर्माण, तो क्वार्ट्ज कांच का निर्माण। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु, तो तांबा, जस्ता और निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, तो 10 भाग प्रति बिलियन, यानी 1 बिलियन जल के भाग में 10 भाग ही आर्सेनिक होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो समझिए वो गलत, असुरक्षित हो जाएगा। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सब में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु है, तो तांबा है। मतलब तीनों में है, पीतल में भी तांबा, कांसा में भी तांबा और जर्मन सिल्वर में भी तांबा। बता भी दे रहे हैं, पीतल में देखिए तांबा और कौन चीज, तो तांबा और जस्ता। कांसा में तांबा और टीन, और जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल, तीनों होता है। आगे देख लीजिए, उपधातु, उपधातु का एगो है, 7 गो है। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। अब आगे देखते हैं, लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अम्लगम का निर्माण नहीं करता है, लोहा अम्लगम नहीं बनाता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ मिश्र धातुएं हैं और कोची कोची के बनल है से, और उसका उपयोग कहाँ करेंगे से। अब जैसे कांसा है, तो कांसा तो ये मानव द्वारा बनाया हुआ सबसे पहला मिश्र धातु है, ये बनता कोची कोची से है, तो तांबा और टीन के मिला करके बनता है। अच्छा, कांसा के प्रयोग कोची में करेंगे, तो कांसा के मूर्ति बनाते हैं, सिक्का बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। पीतल, तो पीतल में तांबा और जस्ता रहता है, इसको मतलब पीतल का प्रयोग बैंड बाजा, घंटी, बर्तन, मूर्ति, सब में। गन मेटल, गन मेटल में तांबा रहता है, टीन रहता है और जस्ता रहता है, इसको भी मूर्ति, दांतदार, गियर, बटन, ये सब बनाने में। टांका, टांका में टीन और शीशा रहता है, इसको धातु को जोड़ने में कहते हैं ना सोल्डर। वो जाइएगा मोबाइल दुकान में तो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में तो जोड़ता है, तो उस टीन और शीशा रहता है। अब देखते हैं हम लोग बेल मेटल, तो बेल मेटल में तांबा और टीन हो गया। अच्छा, इसमें भी घंटा बनता है बेल का, फिर उसके बाद बर्तन, मूर्ति। रोल्ड गोल्ड, तो ये तांबा और एल्युमिनियम, सोना जैसा दिखने वाला आभूषण। अब जैसे कोई कोई नकली पहन ले रहता है, हम भी एगो चैन है, तो ये देखिए नकली है, रोल्ड गोल्ड है, इसमें तांबा है और एल्युमिनियम के बनल है, लेकिन लग रहा है सोना नियन है। डच मेटल देखिए,
इसमें भी तांबा और जस्ता, ये धातु की पहली चादर जैसे पतली परत के निर्माण में होता है। तांबा और जस्ता डच मेटल भी। धब्बा रहित इस्पात बनाना है तो क्रोमियम मिलाना पड़ेगा, निकेल और साधारण इस्पात। ये घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया उपकरण में भी और ब्लेड इदा ये सब बनाने में भी। क्रोम स्टील, एरा में क्रोमियम, आयरन, कार्बन भी रहता है, मैग्नीज। ये घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया, ब्लेड ये सब में। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पीछे देखे भी थे। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये तीनों से होता है। धातु के दर्पण या वैज्ञानिक यंत्र बनाने में। ड्यूरेमुलिन देख लीजिए, तो ये एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर, ये प्रेशर कुकर और वायुयान के ढांचा बनाने में। जर्मन सिल्वर, तो ये जतानी यानी जस्ता, तांबा और निकेल, अभी बताए भी थे। जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं हीटिंग कॉइल्स में, बर्तन में, नल आदि के निर्माण में। क्रोम वैनेडियम स्टील, इसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। इसमें हो गया स्प्रिंग्स, पहिया के धुरी, ये सब बनता है। टंगस्टन स्टील में टंगस्टन, आयरन, कार्बन। इसमें रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में। फिर देखिए एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, एरा में तांबा और एल्युमिनियम। सिक्का, बर्तन, आभूषण, पेंट, ये सब में। आगे देख लीजिए नाइक्रोम, तो नाइक्रोम निकेल के, क्रोमियम और आयरन के बनल होता है। नाइक्रोम इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, हीटिंग कॉइल्स बनाने में, ये सब में प्रयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एंटीमनी का उपयोग किस में करते हैं, तो फायर रेडिएंट के रूप में, यानी अग्निरोधक के रूप में। बेल मेटल में तांबा और टीन। स्टील में कार्बन कितना रहता है, तो 0.1 से 2% तक रहता है। भूपपटी में बोरॉन की मात्रा कितना है, तो 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का रंग अगर उड़ता है ना, तो कैसे, काहे कि वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसी कारण से पीतल का रंग उड़ रहा है। अब कार्बनिक रसायन में हम लोग देखेंगे कि पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा हो रहा है, तो एथिलीन के कारण। डीजल इंजन में जो प्रयोग हो रहा है ईंधन, तो डीजल के वाष्प और वायु हो रहा है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बहुलक का निर्माण, तो पॉलीएमाइड का निर्माण। कच्चा फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। स्वचालित वाहन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी गैस में, सीएनजी में कौन सी पावल जाता है, तो मीथेन पावल जाता है। प्रदूषण कम होता है सीएनजी से। अब देख रहे होंगे कि अधिकतर टेम्पू जो है सीएनसी से चलता है, बस चलता है, तो प्रदूषण कम, उसमें सीएनजी में मीथेन रहता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही जो है वो किस में, तो छपाई में प्रयोग होता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का, तो निकेल का। वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन गैस का, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। बर्तन के सतह पे चिपकने वाले सतह पर ना चिपकने वाले जो बहुलक होते हैं वो टेफ्लॉन कहलाते हैं। अगर बर्तन में टेफ्लॉन के परत नहीं ना चढ़ाएंगे तो कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें फिर चिपक जाएगा वो। वाहन के इंजन में जो उत्पन्न धात्विक ध्वनि है वो अपस्फोटन कहलाती है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि। आगे देखते हैं। हाँ, वाहन में अपस्फोटन को, उसी अपस्फोटन को कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड तथा बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन यानी BTX, इसी को मिश्रण को मिलाया जाता है कि ताकि अपस्फोटन कम हो। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रति हीम के रूप में तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। भारी वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों, क्योंकि डीजल इंजन जो है उच्च क्षमता होता है और आर्थिक बचत भी है, कम पैसा लगता है, पेट्रोल में ज़्यादा लगता है। भोपाल त्रासदी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। मिर्बेन का तेल ये नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डराइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें मलेरिया और टाइफाइड के रोगों के उपचार के लिए DDT का प्रयोग किया गया था, यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म DDT का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने के लिए कौन चारकोल, तो एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। शहद में कौन सा घटक है, तो फ्रुक्टोज है। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनेगा, तो ये बनेगा इथाइल एल्कोहल। युद्ध स्थल पर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो विषैला गैस ल्यूसाइड जो है वो एसिटिलीन से बनता है।
धान के खेत में मीथेन गैस उत्पादन होता है। वुड स्प्रिट के नाम से मिथाइल एल्कोहल को जानते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित करने पर जो सोडा बनेगा वो वाटर अम्लीय प्रकृति का होगा। संशोधित स्प्रिट जो है उसका रसायन एथिल एल्कोहल 95% होता है। संशोधित स्प्रिट में 95% एथिल एल्कोहल रहेगा। बैकेलाइट तो ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, बैकेलाइट। फिर एसीटोन ऐसा विलायक है जिसका प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में, एसीटोन से जो नेल पेंट करते हैं ना हम लोग, वो हट जाएगा। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में? तो ये क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का निश्चेतक के रूप में। फिर TNG, इसको नोबेल का तेल कहते हैं। TNG माने ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। घरेलू LPG जो सिलेंडर है उसमें दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में कौन सा तत्व रहेगा? तो जैव यौगिक में सब में कार्बन रहता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन है वो फॉर्मलिन कहलाता है। 40% विलयन याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड का। ये एगो और देख लीजिए यहाँ पर है कि आइसोप्रीन ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है और नायलॉन जो है ये कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। दोनों बात याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक तो इस सेलुलोज है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाएगा? तो यूजीनॉल पाया जाएगा। मच्छर को भगाने के लिए एलिथ्रीन रसायन उपस्थित होता है। मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। दुर्गंध युक्त मक्खन या दूध में कौन सा अम्ल? तो मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा में उपस्थित रसायन जो आँखों में जलन उत्पन्न करेगा तो परऑक्सी एसीटेल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सबसे पहले फ्रांसीसी विज्ञानी लुईस पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। यानी किण्वन क्रिया का खोज लुईस पास्चर ने किया है। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य वसीय अम्ल कौन है? तो लाइनोलिक अम्ल, लाइनोलीड एसिड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंसिड एसिड भी बोलता है शॉर्ट में। फिर ना सूखने वाला तेल किस वसीय अम्ल की मात्रा से होता है? तो ये हो जाएगा ओलिक अम्ल, ना सूखने वाले तेलों में। डायनामाइट में मेन संघटक कौन सी है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। रोडेंटिसाइड जो रसायन है वो चूहा को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करते हैं। रोडेंटिसाइड ज़्यादा चूहा हो गया तब। कृत्रिम रेशा के लिए कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो कृत्रिम रेशा में एथिलीन। खाद्यान्न में अधिकांश विस्फोट तो ये वायु के साथ मीथेन गैस मतलब मिल जाता है। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था तो यूरिया वोहलर द्वारा। फिर कार्बनिक क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? तो फॉस्जीन गैस के नाम से जानते हैं। प्रशीतक फ्रियोन का रासायनिक नाम तो डाइक्लोरोमीथेन है, फ्रियोन का नाम। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में कौन सी अभिक्रिया? तो एस्टरीकरण अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो एस्टरीकरण। हाई हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से? तो गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन को। अब यहाँ देख लीजिए, हाँ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र देखिए C6H12O6। इस शराब निर्माण एवं फल के रस परिरक्षण में हो जाएगा। यूरिया के सूत्र देख लीजिए NH2CONH2 नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। क्लोरोफॉर्म के CHCl3 इस शल्य क्रिया में चीर फाड़ या निश्चेतक के रूप में। चीर फाड़ करता है ना तो उसमें क्लोरोफॉर्म दे देता है कि ताकि निश्चेतक हो जाए, वो बेहोश हो जाए। वसा तेल इस सब विलायक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC AC रेफ्रिजरेटर में, एरोसॉल में, ये सब में। आगे देखिए नाइट्रोबेंजीन, इसका सूत्र C6H5NO2। ये अलग अलग पॉलिश और रंग के साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमीथेन ये CH2Cl2 ये चाय कॉफ़ी कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे प्रणोदक के रूप में। अश्रु गैस ये पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ हटाने में। मस्टर्ड गैस तो ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के खिलाफ जो प्रयोग हुआ था। हाँ, जर्मनी सेना प्रयोग किया था ब्रिटेन और कनाडा के खिलाफ। DDT
खेती में कीटनाशक के रूप में। एस्पिरिन, ये ज्वार दर्द या जलन उपचार में एस्पिरिन। यूरोट्रोपिन, ये फिनोलिक रोल के निर्माण में। नैप्थलीन, तो ये कीटाणुनाशी के रूप में। कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने के लिए वाले जो गोली डाल देता है ना, नेप्थलीन कपड़वा में गोली डाल देता है कि ताकि कीड़ा न लगे। C10H8 होता है नेप्थलीन का सूत्र। एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये कार में पड़ते हिम कारक के रूप में। आयोडोफॉर्म, तो ये जीवाणुनाशी के रूप में। पैराल्डिहाइड, तो ये निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टस, तो ये अग्निशामक वस्त्र बनाने में। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि दिया था, तो ये डायनामाइट। हाँ, नोबेल पुरस्कार ये जो होता है ना, तो ये मतलब अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ है और वही अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज किया था। विस्फोटक RDX का नाम बता दीजिए। तो साइक्लोनाइट उसको बोलते हैं, हेक्सोजेन भी बोलते हैं, T4 भी बोलते हैं, तीनों नाम है उसका RDX को। टेरिलिन, तो ये कृत्रिम रेशा है। नेत्रों के परीक्षण के लिए एल्कलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों का आकार फैलाकर किया जाता है? इयोसिन डालते हैं तो पुतली का आकार फैलता है, तब मतलब नेत्र का परीक्षण। किण्वन का प्रयोग जो है एल्कोहल में, ब्रेड में, बिस्कुट में, केक में, पेस्ट्री में, दही में, सिरका में, इस सब में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। जल का भाप में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प बनने की क्रिया, ये ऊर्ध्वपातन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर 100 से नीचे पर तापमान में खौलने लगता है। काहे कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अगर पहाड़ पे जाके पानी को खौलाएंगे या कुछ बनाएंगे तो वहाँ 100 डिग्री से कमे में मतलब खौल जाएगा, ये बात। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक हमेशा बढ़ता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कोहरा में कौन सा कोलाइडी तंत्र? तो गैसों में द्रव है, यानी गैस और द्रव है उसमें। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ जाएगी। नमक जो है मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कपूर को जल अपघटन की ऊर्जा किस रूप में? तो ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलॉइडी है? तो ये द्रव में द्रव है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किससे अलग करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन से अलग करेंगे। बॉयल का नियम किस स्थिति पर लागू होता है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप पर लागू होता है। समान ताप और दाब दोनों है तब गैसों का समान आयतन, अणुओं की संख्या समान होती है। ये जो है एवोगाड्रो का नियम है। फिर यहाँ देख लीजिए, एक और देखते चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो है वो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, मिश्रण से पदार्थ को अलग अलग करने के लिए। अब यहाँ देखते हैं, आदर्श गैस का जो ऊर्जा है वो तापमान पर आधारित होता है। आदर्श गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अस्थिर ताप पर गैस जो है, कहाँ गया यार, इधर चली गई, यहाँ। अस्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो ये परम ताप चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण जो PV बराबर nRT है, तो उसमें R क्या है? 1 मोल है गैस का, 1 मोल है गैस का। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है? तो ये गैसों की मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले देर तक उच्च टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, यानी लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और एक निश्चित समय के लिए अचानक ठंडा करते हैं। इसी को पास्चुराइजेशन कहते हैं, कि पहले उसको मतलब दूध को हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे और फिर उसका ठंडा करने की प्रक्रिया। रोटी और गर्म गैस के गुब्बारा का फूलना जो है वो किस गैसीय नियम के व्यवहार को? कि रोटी फूल गया या गर्म गैस के गुब्बारा फूल हो गया, मतलब फुला देते हैं, तो ये चार्ल्स के नियम के अनुसार है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन पर घेरेगा? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस।
स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसकी आयतन जो है 1/3 हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? 28 होगा। बादल कह रहा है कि बादल किसका कोलॉइडी परिक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का है। पानी में उपस्थित कोलॉइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। सामान्य ताप और दाब मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के ताप जो है वो सामान्य ताप पर और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस का विसरण गति जो है वो उसके अनुभार में कैसा संबंध होता है? तो गैस का विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं, क्रोमैटोग्राफी देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे तत्व का आवर्ती वर्गीकरण। अब देखिए इसमें पहला है कि उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी, मतलब उत्कृष्ट गैस को किस वर्ग में रखे हैं आवर्त सारणी में? तो वर्ग 18 में रखे हैं। हैलोजन परिवार का जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है तो उसके घटने का क्रम, तो हैलोजन परिवार में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंध होता है फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली धातु एस्टेटिन है। आवर्त सारणी में किस वर्ग में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग में है। सभी गैस अक्रिय एवं एक परमाणुक तत्व है और एस्टेटिन जो धातु है ये सबसे कम है पृथ्वी पर। आगे देखिए, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व ओस्मियम हो गया। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से समानता रखना, इसी कारण से। आगे देखिए, तत्व का कौन सा समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी जो है ना ये रेडियो सक्रिय समूह है। अधिकतम कृत्रिम तत्व एक्टिनाइड समूह का होता है। कृत्रिम तत्व जो है वो अधिकतम एक्टिनाइड समूह में रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी में मान लिया जाए परमाणु का आकार कने से कने जाएंगे तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तब, कि ऊपर से नीचे आएंगे तब। वर्त में देखिए आवर्त सारणी में 2 गो होता है, एगो वर्ग होता है, एगो आवर्त होता है। तो वही देखते हैं, परमाणु का आकार जो है अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तब घटेगा। धनात्मकता भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, आकार और धनात्मकता दोनों वर्ग में बढ़ेगा, इसमें घट जाएगा। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे घटेगा लेकिन बाएं से दाएं बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे घटेगा लेकिन बाएं से दाएं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे घटेगा और आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेगा। अब देखिए पी ब्लॉक जो है इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कौन है? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो है वो आंतरिक संक्रमण तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक वाला। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी ऐसे जो है ई जो है इसको वर्ग कहते हैं। आगे चलिए, यहाँ तत्व से रिलेटेड कुछ तथ्य है, जैसे टोटल तत्व 118 गो, प्रकृति में कै गो? तो 94 गो, और हम लोग बनाए कै गो हैं? 24 गो। लगभग देखिए जोड़ने पर कितना हो गया? 118 हो गया। फिर देखिए धातु कै गो है? तो 91 गो, अधातु कै गो है? तो 20 गो, और उपधातु कै गो है? तो 7 गो। ये भी तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? हो जाता है 118 गो, यानी धातु 91, अधातु 20 गो है और उपधातु 7 गो है। आगे देखिए कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो धातु है तो एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी ओस्मियम, सबसे हल्का धातु तत्व तो ये हो जाएगा लिथियम। यहाँ हल्का तत्व खाली था तो हाइड्रोजन, हल्का धातु तत्व तो लिथियम। यहाँ द्रव धातु तत्व तो पारा, द्रव अधातु तत्व तो ब्रोमीन, सबसे अच्छा सुचालक तो चांदी,
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक लेकिन अधातु तत्व तो ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व तो सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व तो फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व तो सीजियम। ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व हीलियम और सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला हीलियम, सबसे कम आयनन विभव वाला सीजियम। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व तो क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति। सबसे विद्युत ऋणात्मकता तत्व तो ये फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व तो ये भी फ्लोरीन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम और हड्डी और दांत में तो कैल्शियम। अब हम लोग देखेंगे कि मेंडलीफ जो बनाया था वो परमाणु भार के आवर्ती फलन था। तत्व के वर्गीकरण से रिलेटेड जो त्रिक का नियम आया है वो डोबेराइनर का नियम आया है। आइए देख लेते हैं। एगो किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बड़ा जूम तो नहीं होगा लेकिन देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ है, लिथियम बेरिलियम तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ देखिए ये हो गया छठा कार्बन सातवां, पांचवा यहाँ बोरॉन था, छठा कार्बन सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10वां नियॉन, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। इसी तरीक़ा से पूरा आप ये देख सकते हैं। सब कम से कम 40 तक याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब मेन तत्व और देख लीजिएगा। जैसे अभी देखिए कैल्शियम 19 है, पोटेशियम 19 है, कैल्शियम 20 है, स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम 22 है, वैनेडियम 23 है, क्रोमियम 24 है, मैग्नीज 25 है, फेरस लोहा 26 है, कोबाल्ट 27 है, निकेल 28 है, कॉपर 29 है, जस्ता 30 है, गैलियम 31 है। और यहाँ भी होगा 2 तत्व यहाँ पे। फिर सेलेनियम 34 है, ब्रोमीन 35 है, क्रिप्टॉन 36 है। इस तरीक़ा से फिर देखिए सिल्वर देख लीजिएगा 47 है, कैडमियम 48 है, इंडियम 49 है और टीन 50 है। फिर और इसमें ओस्मियम 76 है, प्लैटिनम 78 है, सोना 79 है, पारा 80 है, थैलियम 81 है, सीसा 82 है। इस तरीके से याद कर लिएगा ये सब। अब चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ देख लीजिए इंडिकेट किया गया है कि ये जो उजला वाला सब है सब धातु है, लाल वाला उपधातु है, काला वाला अधातु था इधर वाला। अब आगे देखते हैं हम लोग विविध। रेडियो सक्रिय के माप के लिए किसके प्रयोग करेंगे तो गीगर काउंटर का, जीएम काउंटर इसको बोलते हैं, यानी गीगर काउंटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा है तो ये हाइड्रोजन है। एलपीजी मुख्यतः कौन, ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनाइजेशन प्रक्रिया का खोज तो ये चार्ल्स गुड्डेइर ने किया था। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं तो थोरियम को कहते हैं। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक गुण तो NH4 2SO4। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनने का जो विधि है उसमें लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। सामान्य गैस समीकरण तो PV = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का तो CO2 का। स्टार्च जो किसका उदाहरण है पॉलीमर का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कार्बन डेंटिंग हो गया, ये जीवाश्म की आयु ज्ञात करता है कार्बन डेंटिंग में। यूरेनियम लेड भी आयु ज्ञात होता है तो पृथ्वी और प्राचीन चट्टान की आयु ज्ञात करने में। रुबिडियम स्ट्रांसियम आयु होता है तो ये चट्टान और खनिज की आयु ज्ञात करने में। पोटेशियम आर्गन आयु की गणना होता है तो ये भूगर्भिक चट्टान की आयु ज्ञात करने में। अब कहेगा कि ये जो कार्बन डेंटिंग था ये कार्बन 14 का प्रयोग करता है। यूरेनियम वाला में यूरेनियम 238 या लेड 200 ये वाला देख लीजिए है। अब ये जो चट्टान और खनिज के रुबिडियम और स्ट्रांसियम था और पोटेशियम आर्गन में ई वाला था।
अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेजर के रूप में अलग अलग रोग के उपचार में ट्यूमर के जांच में कोची का प्रयोग करवाएंगे तो आर्सेनिक 74 से पता चलेगा। थायराइड ग्रंथि की अगर सक्रियता जांच करना है तो आयोडीन 131 से पता चलेगा। अल्प रक्तता या क्षय रोग की जांच करना है तो फ्लोरीन 59 से पता चलेगा। अंग के संरचना अध्ययन करना है तो टेक्टिनियम 99 से पता चलेगा। इसी प्रकार से आगे